नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा एक और नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ थर्ड लेक्चर। और ये अभी हम लोग का जो कल का 2 पार्ट कवर हुआ था, ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स 11th क्लास का, माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने कल बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर 1 है, जिसका नाम क्या था, याद है क्या था? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस अभी करें चैप्टर 1 में, है ना। और सबसे बड़ी बात, कल का जो हमारा 2 क्लास था, 2 लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली, अगर याद होगा, जो बच्चे आज इस थर्ड पे आ रहे हैं, इट्स बेटर, वो कल वाले 11th इकोनॉमिक्स का जो मेरा सीरीज स्टार्ट हुआ है, देखो मेरे चैनल पे बेसिकली बहुत से और भी अपलोड रहते हैं ना। 11th अकाउंटेंसी प्रॉपर्ली मेंशन्ड उसमें है, विद प्लेलिस्ट बना हुआ उसका, जिसमें कि मैंने टिल नाउ अकाउंट का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स वो कवर हुआ है, प्लस एक और कौन सा हुआ है कवर, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर्ली कवर्ड है ना। तो ये तो हो गया था हम लोग का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, जिसमें हमने बेसिकली कल स्टार्ट किया चैप्टर 1, और आज ये एंड अप हो जाएगा। 3 क्लास इसके लिए इनफ था मेरे लेवल पे। और इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स का, दैट इज नाम क्या उसका था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट पहले यहाँ पे आते हैं। तो पहले तुम लोग पता है कल इसका वो लिखवाया था, पहले टॉपिक्स कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फ्लैशबैक में जाओ और याद करो। तो जो बच्चे यहाँ तक आए हैं तो वो एक बार 1 और 2 देख कर आएंगे, ठीक है। जिसमें मैंने कल ये कोशिश किया बताने का दैट हम लोग का जो पहले अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इकोनॉमिक्स को लेकर के वो थोड़ा पहले क्लैरिफाई हो जाए। जैसे हमने कल ये जाना व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी, एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अ कंट्री कैन हैव। 3 थे ना, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। इन 3 के बाद हमने कल क्या पढ़ा था फिर, देन आफ्टर व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अ कंट्री कैन फेस वाइल मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज। इकोनॉमी को मैनेज करते वक्त हम कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये तो एक कंट्री फेस करता है इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में। बट कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो एज अ होल एवरी कंट्री फेस करता है यूनिफॉर्मली, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसमें 3 नाम थे। क्या क्या नाम थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट टू प्रोड्यूस पहले आता है, देन आफ्टर हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक क्या होना चाहिए था, एंड थर्ड वन फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हुआ तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था फिर, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे लाइक माइक्रो और मैक्रो, जो 2 डिवीजन किया गया इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में आते ही, ये क्या होता है। तो हमने एक छोटा सा ही सही बट डिस्कस किया अबाउट इसमें डिफरेंस क्या है, जहाँ हमने सिर्फ इतना ही जाना। माइक्रो मीन्स एनीथिंग, किसी भी चीज़ स्टडी करना एट अ स्मॉलर लेवल पे जा करके। व्हाट इज मैक्रो? सेम चीज़ को स्टडी करना बट एज अ ग्रुप, एज अ वाइडर लेवल पे जा करके, ब्रॉडर लेवल पे जाके एज अ होल पे स्टडी करना, दैट इज मैक्रो अप्रोच। उसके बाद में 2 टर्म और पढ़ा था, नाम क्या था उसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया था। नॉर्मेटिव मीन्स जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात तो करेंगे बट अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, एंड वो विदाउट फैक्ट्स मेनली होता है एंड वेरीफिएबल भी नहीं होता है। और पॉजिटिव इसका ठीक अपोजिट होता है ना। ये सब हमने कल डिस्कस किया था 1 क्लास में, और 2 क्लास में। हम लोग का आज ये होगा लास्ट क्लास, होपफुली कोशिश रहेगा कि इसको आज वाइंड अप करें। जो टॉपिक कल डिस्कस नहीं हो पाया था, याद है कल टॉपिक कितना पढ़ना था हम लोग को, लास्ट का 3 टॉपिक्स सीक्वेंस, मुझे नंबरिंग याद नहीं है, हम बस टॉपिक लिखना है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MRT। फुल फॉर्म क्या था इसका, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। एंड लास्ट क्या था हमारा, ये जो पीपी कर्व हमारा टॉपिक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का, और इस पे सवाल 100% हमेशा बनता है, ठीक है। और एक बात, हमें इस पीपी कर्व के अंदर क्या क्या पढ़ना पता है। सबसे पहला इसका डेफिनेशन क्या होता है, दूसरा इसका अजम्पशंस, तीसरा इसका टेबल जिसको हम शेड्यूल भी कहते हैं, है ना।
चौथा इसका डायग्राम, देन आफ्टर उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस एंड लास्ट इसके चेंजेस, कि क्या हम इस पर्टिकुलर पीपी कर्व में चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो हमें पढ़ना बहुत कुछ है और हम कोशिश करेंगे इसको जितना हो पाए सिंपल रखने का, ताकि कॉम्प्लिकेट या टफ ना लगने पाए। और एक बात पता है एग्जाम में क्या होता है, ये सब इतना एक साथ नहीं पूछता है। हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ दे व्हाट इज एमआरटी, तो वहाँ तुमको डेफिनेशन उसका फॉर्मूला लिखना होता है। 1 मार्क्स में आज तक व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन एंड उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा विद एग्जांपल के साथ। ये आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पीपी कर्व, क्या आ सकता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पीपी। तो जब भी तुमसे ब्रीफ नोट कहेगा, ब्रीफ नोट या फिर शॉर्ट नोट या जैसे भी कहेगा एक्सप्लेन पीपी कर्व, तो इन दैट केस तुम्हें वहाँ पे इतनी बातें एक साथ लिखना होगा जितना मैंने मार्क किया है ना। जब तुमसे छोटे मार्क्स के लिए पूछा तो उसको तो कंप्रेस कर देना, तो लिमिटेड लिखना, लेकिन कोशिश करना कि इस वाले वैसे बड़े मार्क्स में आता है मोस्टली 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में। तो डेफिनेशन, अजम्पशंस, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन सब लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज मोस्टली सेपरेटली ही पूछता है 3 या 4 नंबर के लिए, और 2 ही प्रॉपर्टी होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कंडीशंस एंड चेंजेस भी 1 मार्क्स में आ जाता है, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी आता है। ये टॉपिक हमारा कल का रह गया था। चलो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये इस पे ही बेस्ड होगा, और अब तुम लोग थोड़ा सा ही सही बट इकोनॉमिक्स को फील करने वाले हो। कल तक के जितने में टॉपिक्स थे वो बहुत हद तक थ्योरेटिकल लग रहे होंगे ना, जैसे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देन आफ्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। ये सब बहुत हद तक थ्योरेटिकल लेवल पे लग रहा होगा। आज तुम बेसिकली एक्चुअली पढ़ोगे अबाउट इकोनॉमिक्स के बारे में प्रॉपर वे में। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेकंड टॉपिक से, बिकॉज ये दोनों जब पढ़ लोगे तो ये दोनों बेसिकली जुड़ा हुआ है पीपी कर्व के अंदर। एंड बिलीव मी, अगले 25-30 मिनट के बाद तुम लोग की टॉपिक इसलिए आ जाएगा बिकॉज बहुत सिंपल है। हाँ, बस कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, हम तुम्हें कोई भी चीज़ बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं फिलहाल। मेरे पास अपना नोट्स है जो मैंने बुक से ही बना के मिला के बनाया हुआ है, 4-5 किताबों को मिला के बनाया है, जो इनफ है, ज़्यादा ही है कंपेयर टू हमारे अदर एक सिंगल बुक के मुकाबले। तो बेटर रहेगा, जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करेंगे उनको हम नोट्स बिल्कुल दे देंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर वाइज, और जितनी बातें हम पढ़ा रहे हैं ये सब उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली मेंशन्ड है। चलो आते हैं टॉपिक पे। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है, ये 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है और नाम से भी क्लियर है। सॉरी, अपॉर्चुनिटी यानी चांस, कॉस्ट यानी जो एक्सपेंस हम इकोनॉमिक्स में हमेशा चॉइस करते हैं, है ना, और चॉइस भी कोशिश करते हैं इस तरह करें कि जो बेस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करें, अटेन कर लें। तो होता क्या नॉर्मली आमतौर पे any person या any country prefer to get the maximum benefit from any opportunity, किसी और को सेक्रीफाइस करके। एक कंट्री भी अगर देखेगा ना कि मुझे यहाँ से फ़ायदा दिख रहा है, यहाँ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो कंट्री जाएगा फ़ायदे वाली तरफ उसको छोड़ करके। सेम पर्सन भी करता है, अगर हमें जाना 2 जगह पे है, मुझे 2 जगह जॉब ऑफर आ रहा है, एक मुझे प्रोवाइड कर रहा है 1 लाख पर मंथ, एक मुझे प्रोवाइड कर रहा है 80,000 पर मंथ, और दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन सब सेम है, सब कुछ सेम है, A to Z, बस पैसे का फ़र्क है। तो हम क्यों जाएंगे 80,000 वाले पास, हम कहाँ जाएंगे फिर 1 लाख। तो मतलब टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव सेक्रीफाइस द लो बेस्ट वन। तो जिसको मैंने छोड़ा दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट द बेस्ट वर्जन। ज़्यादा अच्छे को पाने के लिए तुमने जो कम अच्छे वाले को छोड़ा है, वो 80,000 बुरा नहीं था, बस वहाँ पे पैसे कम मिल रहे थे कंपेयर टू उस वाली कंपनी के मुकाबले। तो मतलब इसका जो डेफिनेशन क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये याद कर लो कि वो कीमत जो हमको चुकाना पड़ता है बेहतर वाले अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो बहुत नॉर्मल टॉपिक है। मतलब हम लोग पर डे करते हैं इस चीज़ को। जैसे मुझे पता है कि भाई इस टाइम पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है कुछ और काम करने के,
तो मतलब मैंने कुछ और काम को सेक्रीफाइस किया टू गेट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, कि नहीं पढ़ाएंगे पहले। तो इसका मतलब हम ऑलवेज जब डिसाइड करते हैं किसी बेस्ट को पाने के लिए, तो फॉर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। अब वो जो सेक्रीफाइस करते हो इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रहेगा। चलो बढ़िया है। इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कंपनी का जॉब चल रहा था 50,000 रुपये का, तुम्हें 2 कंपनी से ऑफर आ रहा है, एक दे रहा है 40,000 40,000, एक दे रहा है 45,000। चलो लिख देते हैं हम। तुम्हारे पास पहले से एक जॉब है 50,000 का, एंड तुम्हें 2 जॉब ऑफर्स हैं, ऑफर नंबर 1, ऑफर नंबर 2। जो फर्स्ट कंपनी का ऑफर है, ही इज प्रोवाइडिंग यू 40,000 एंड ही इज प्रोवाइडिंग यू 45,000। तो तुमने क्या देखा कि दोनों ही कम दे रहे हैं कंपेयर टू मेरे प्रेजेंट जॉब के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को रखेंगे कंटिन्यूड और इन दोनों को छोड़ देंगे। बट जब छोड़ेंगे तो इसमें हमने कौन सा ज़्यादा बड़ा कीमत चुकाया अपने सेम जॉब को रिटेन रखने के लिए, 45,000। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू रिटेन योर एक्चुअल जॉब बिकॉज इट वॉज बेस्ट वन। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ लिखा है 35, यहाँ लिखा है 40, यहाँ लिखा है 45, तुमने क्या किया 35, 40, 45 तुमने सेलेक्ट कर लिया इस 45 वाले को, और जो इन तीनों में सेकंड बेस्ट था वो तो 40, तो अब वो 40 कह रहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट्स इट, ऐसे कंपैरिजन करना होता है। बट चलो कोई नहीं, ये सवाल हमारा 1 मार्क्स लिए आता है, जो कि ठीक था। एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक टर्म तुम्हारा होता है जो वहाँ लिखा हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में MRT कहते हैं। और आगे बात जानने से पहले कुछ छोटी बातें और जान लो। ये सब जो बातें बता रहे हैं ये सब काम आता है 1 मार्क्स के लिए भी। जैसे कि ये जो MRT है ये बेसिकली स्लोप कहलाता है, SLOP स्लोप। किसका स्लोप? ऑफ PP कर्व। ये स्लोप क्या होता है? जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा क्लियर होगा माइंड। स्लोप वाला स्लोप नहीं है स्लोप मतलब ये बेसिकली PP कर्व का जो एंगल डायग्राम, उस डायग्राम को सेट कराता है। किसी भी फिगर का जो डायग्राम बनाओगे कॉन्टेक्स्ट का, वो डायग्राम कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, वो कौन डिसाइड कराता है? हर टॉपिक का स्लोप होता है। जैसे अगर PP कर्व पढ़ने वाले हो तो इसका स्लोप MRT होता है। MRT डिसाइड कराता है। MRT मतलब MRT का जो इंफॉर्मेशंस है, रेशियोज है, नंबर्स हैं, जो भी सॉल्व करने सिखाएंगे भी हम, वो डिसाइड कराता है PP कर्व का स्लोप कैसा बनेगा। होता कॉनकेव है, ठीक है, याद कर सकते हो, बट वो कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ MRT में ऐसा क्या होता है कि वो कॉनकेव बनता भी आगे सीखने वाले हो। तो ये जो 2 हेडिंग्स हैं, पहले इनको पढ़ने के बजाय डायरेक्टली हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब किस पे? PP कर्व पे। इसको हम लिख के रखे हुए हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग, बट पहले आ जाओ PP कर्व पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर तुम्हारे किताब में देखोगे इसका एक नाम और दिया होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी लिखा होता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है, तुम्हें एक नाम भी अगर याद है तो इनफ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये होता क्या है पहले देखो, नाम से भी क्लियर है, और हो सकता है तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगे तो हम कोशिश करेंगे जितना सिंपलेस्ट बता सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे हम। तो चलो आते हैं, अगर पहले इसका डेफिनेशन बताएं कि व्हाट इज PP कर्व मीन्स, इसको अगर डिफाइन करना हो, मैं डिफाइन कर लो बिकॉज इसमें कोई बुराई नहीं है। तो व्हाट इज PP कर्व? जब भी कहीं कर्व लिखा हो और उसको डिफाइन करना हो तो स्टार्ट करो इस लाइन से। लाइन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods which can be produced from the available
लिमिटेड रिसोर्सेस विथ द फिक्स्ड टेक्नोलॉजी एंड कांस्टेंट प्राइस। जितनी मैंने बातें लिखा है वो हम बोल भी रहे हैं, तो अगर थोड़ा टेक्स्ट में देखने में दिक्कत हो सुनो ध्यान से। अब मैंने क्या क्या लिखा है कि पीपी कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज विद द फिक्स्ड टेक्नोलॉजी एंड द सेम प्राइस या कॉन्स्टेंट प्राइस। अब हो सकता है ये जितनी बातें मैंने लिखा तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगे, क्या ही आपने कह दिया। ब्रेक करो एक एक करके। क्या लिखा है पहला? ग्राफिकल। क्यों ग्राफिकल भाई? क्योंकि यहाँ कर्व की बात कर रहा है, ठीक। फिर यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच मीन्स कि यहाँ पे वही ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। जब मेरे पास एक्सेस ही दो हैं हमारे लेवल पे, 10th तक मैथ पढ़े हो तो वहाँ तुमने सिर्फ एक्स और वाई पढ़ा है, जेड एक्सेस भी होता है बट तुम्हारे कोर्स में नहीं था वो चीज़ 10th तक में। तो जब हमने पढ़ाई दो एक्सेस है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे, ताकि वो एक पे रखेंगे एक गुड्स, एक पे रखेंगे दूसरा गुड्स, ठीक। देन आफ्टर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आप बात किसका कर रहे हो, प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज़ का, कि अगर हम कोई दो गुड्स बनाने जा रहे हैं, जैसे फार्मर है वो अपने लैंड पे बनाने जा रहा है राइस या वीट, दो गुड्स हुआ, तो उन दो गुड्स को बनाते वक्त हम कितने कॉम्बिनेशन अपने पास रख सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करना ग्राफ पे, दैट इज पीपी कर्व। तो भाई एक लैंड पे हम बना सकते हैं दो गुड्स को वेरियस कॉम्बिनेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल कुछ हुआ है क्या इसमें, ऐसे क्यों देख रहे हो इसमें, हम एक लैंड पे बेसिकली दो गुड्स को बना सकते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन के थ्रू। एग्जांपल दें, हो सकता है मैंने क्या किया, अपना सारा रिसोर्सेज लगा दिया सिर्फ एक गुड्स के लिए, दूसरा बनाया नहीं, या कंप्लीट रिसोर्स लगा दिया दूसरे गुड्स पे, फर्स्ट बनाया नहीं, या दोनों का बना दिया इक्वल प्रोपोर्शन, या जैसे भी अपना एडजस्ट कर लिए। तो मतलब एक ही लैंड पे बहुत तरीके हैं दो गुड्स को बनाने के, तो उन सारे कॉम्बिनेशन को ही एक ग्राफ में प्लॉट कर देना, उन कॉम्बिनेशंस को, और जो भी डायग्राम बनेगा डजंट मैटर, उस डायग्राम को हम बोलते हैं पीपी कर्व। बस एक और कंडीशन क्या है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रहा है ना कि सेल का। और कैसे, लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्स कैसे हैं, अनलिमिटेड नहीं है, और टेक्नोलॉजी हमारा कैसे यहाँ पे है, एंड प्राइस क्या हमारा कांस्टेंट। तो ना प्राइस चेंज होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए, रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन करते हैं और उन कॉम्बिनेशन को पिकअप करते हैं और उसके थ्रू ग्राफ बनाते हैं, दैट इज पीपी कर्व, ठीक है। अब ये ध्यान देना, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद तुम्हें तुरंत उसका क्या लिखना होता है, क्योंकि देखो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यहाँ पे तुम बहुत कुछ अपने अकॉर्डिंग मान के भी चलते हो, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब सब कुछ तुम कंट्रोल कर पाओ इम्पॉसिबल है। ये पीपी कर्व कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मान के चलते हैं, और वो जो कंडीशंस हैं बच्चे पता है बहुत बार याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। तो हम कह रहे हैं उन कंडीशन को याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, अपने डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, ग्राफिकल, वो भी किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ना, तो हमारा पहला अजम्पशन है दैट यहाँ पे हम सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज वी हैव ओनली टू एक्सेस, इसीलिए ये मेरा पहला अजम्पशन है। तुम तीन गुड्स बोलना ही मत, ना एक गुड्स बोलना, ओनली टू गुड्स, एग्जैक्टली। फिर यहाँ बात हो रहा है प्रोडक्शन का, तो यहाँ बेसिकली किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करेंगे। ये भी एजम्पशन है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इस पीपी कर्व को देखते हैं। दूसरा, तीसरा, रिसोर्स हमें कैसे होते हैं हमारे, बोलो, लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और प्राइस, यहाँ क्या होना चाहिए, फिक्स्ड और कांस्टेंट, मतलब वही ठीक है, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, जो भी कह लो। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफरेबल। बट जब ट्रांसफरेबल करोगे तो इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस। ये सब क्या होता है, हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे निश्चिंत रहो। अभी तुमने शुरुआत किया है, सब कुछ कनेक्ट करेंगे प्रॉपर्ली, और तुम खुद ही अगले 20 मिनट बाद कहोगे सिंपल टॉपिक था। तो
तो ये तो मैंने assumption बहुत से देता इनफ है। अब आ जाओ टेबल पे। देखो जब भी टेबल पे आओगे तो ये ध्यान देना, टेबल में जो नंबर्स पिकअप होता है, बिकॉज तुम्हें चीज़ों कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना है, तो नंबर्स भी हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पिकअप करेंगे। ठीक है, पहली बात यहाँ पे बात किसका हो रहा है, प्रोडक्शन का, 2 गुड्स का ना, तो अपने मन से यहाँ पे 2 गुड्स पिकअप करते हैं हम। जैसे क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन रहेगा जिसको हम लोग आगे चल के प्लॉट करेंगे। एक चलो लेते राइस, दूसरा वीट, आगे छोड़ दो भी कॉलम। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं प्रोडक्शन का, जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन बहुत तरीके से हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल, या तो हम अपने सारे रिसोर्सेज को, जितना मेरे पास है संसाधन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड फिक्स्ड फॉर्म में, हमने सारा कहाँ लगा दिया, राइस में, और वीट को मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब वीट को मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं। अब जिसके मन में ये ख्याल आ रहा होगा आपने 21 ही क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते हो, बट जो आगे कंडीशन बनेगा वो तुमको फिक्स करना होता है, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए बस। तो नंबर चेंज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग रखने के लिए हमको नंबर भी अपने अकॉर्डिंग लेना होता है। तो 21 मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेबल रहेगा चीज़ों को समझाने के टाइम पे। चेंज हो सकता है बट फिर उसके लिए बहुत कुछ मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। बट यहाँ पे लॉजिक समझो, ये 21 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने सारा रिसोर्स कहाँ डाइवर्ट किया हुआ है सिर्फ, और कहाँ नहीं किया हुआ है। ओके, अब आता है काम की बात। देखो अगर तुम्हें, ये तो पहला कॉम्बिनेशन था, अगर तुझसे पूछें कि बेटा तो एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वीट प्रोडक्शन था नहीं ना, अगर हम चाहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा वीट और चाहिए, मतलब थोड़ा और क्या, मतलब वीट भी चाहिए, जो 0 था वो 1 चाहिए, 1 इंडिकेट कि चलो वीट जो अभी 0 चल रहा है कुछ तो बढ़े प्रोडक्शन के मामले में, तो उसका भी कुछ हमें हिस्सा चाहिए वीट का। अब ये मिलना अगर तुम्हें चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप तो आएगा नहीं, रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो मतलब राइस से रिसोर्सेज मुझे वहां डाइवर्ट करना होगा, मतलब वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फ्रॉम राइस एंड इट शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स। तो मतलब हम चलो अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने इस 1 को पाने के लिए मैंने इस राइस में 1 से क्या कर दिया, मतलब अब ध्यान देना यहाँ से तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या, मैंने इसको इंक्रीज करने के लिए +1 से मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है। ये पहला बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन था। बट अब आता है सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, ABCDE, हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। अब देखो अगर मान लो मेरा मन है मुझे वीट और चाहिए, 0 1 देन आफ्टर 2, तो अब इस 1 और पाने के लिए क्या हम लोग अपने राइस को अभी भी डिक्रीज करेंगे 1 से ही, नहीं, इसको हम डिक्रीज करेंगे कितने से पता है, अब डिक्रीज करेंगे 2 से, हालांकि मैंने 2 लिखा है, तुम चाहो तो डिक्रीज कराओ 3 से, तुम्हारी मर्जी, बट बेटर रहेगा एक इंक्रीजिंग दिखाओ कि भाई अगर इसको बढ़ा रहे हो तो इसको डिक्रीज करा 2 से। इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा, मतलब कि अगर ये बढ़ा रहे हो 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये जो घट रहा है बढ़ रहा है ये 1 1 से +1 +1 +1 एंड +1, तो ये जो हमारा फिगर है राइस का ये भी घटता रहेगा बिकॉज रिसोर्स, देखते हैं तो 18 15, उसके बाद क्या आएगा 11, फिर 6 आएगा, हाँ, तो ये हमारा अब एक और आ गई ना, हाँ 0, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका 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 एंड 0। अब सही है, ये कितने से घटा, 3 से, ये 4 से, ये 5, ये 6। अब जिसके मन में ये चल रहा होगा सर आपने तो लिख दिया, हम लोग याद करवाने के लिए, जब याद ही करना है तो पढ़ क्यों रहे, समझते हैं भाई। लास्ट पॉइंट ये पढ़ो, अजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, रिसोर्स जब भी तुम ट्रांसफर करोगे तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब सोच के देखो ना कि भाई जो रिसोर्स ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन तक आते आते यूज कहाँ हो चुका है, राइस में, अब तुम अचानक से इन बिटवीन उसको ले जा रहे हो और वीट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो मतलब उसका जो ऑलरेडी एफिशिएंसी तक घट चुका है ना भाई। एक मान लो मशीन है, मान लो एक ट्रैक्टर है, तुमने उसको बड़ा यूज कर लिया करीब 10 दिन तक राइस को बनाने के लिए, अब तुम उसको एन मोमेंट पे एट इन बिटवीन ले जा रहे हो राइस बनाने के लिए, वीट बनाने के लिए,
10 दिन इस्तेमाल हो चुका है राइस के लिए, अब वो कहाँ जा रहा है? वीट के। तो 10 दिन उसका क्या ताकत खत्म नहीं हो गया होगा? या मान लो हम ही मान लो 4 दिन कहीं काम कर चुके हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, अब मुझे वहाँ से हटा के और भेज जा रहा है, तो मेरा एनर्जी वहाँ जा चुका है, 4 दिन तक वेस्ट हो चुका है, यूज़ हो चुका है। अब हम कहीं और ट्रांसफ़र अगर होते भी हैं तो वहाँ मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो मतलब ये एक्स्ट्रा पाने के लिए बेसिकली हम ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं जितना बार ये कर रहे हैं। हर बार जब तुम एक्स्ट्रा पा रहे हो वीट को, तो उस वीट को एक्स्ट्रा पाने के लिए टू गेन मोर ऑफ वन गुड्स यू हैव टू सेक्रीफाइस मच मोर ऑफ अनदर वन। और जो मच मोर मैंने कहा ये इंक्रीजिंग क्यों होता है? जितना बार आगे बढ़ोगे उतनी बार तुमको ज़्यादा से कीमत चुकाना पड़ेगा। यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि तुम जितना आगे बढ़ते हो, जैसे यहाँ पे क्या था, इन दो में तुमने इसको पिकअप किया था ना, इसको पाने के लिए ये छोड़ा था ना, नेक्स्ट बेस्ट। तो मतलब तुम जितना एक्स्ट्रा पाने की कोशिश करते हो यू हैव टू सेक्रीफाइस मच मोर फॉर द अनदर वन। तो ये तो वो अप्रोच उसमें थ्योरेटिकली। हाँ बोलो। जॉब वाले में हम लोग की एनर्जी वेस्ट हुई जो हम लोग ने जॉब के लिए सर्च किया। तो वही बताना चाह रहे हैं। वीट में देखो ये दो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन था ये कुछ इस तरह से था कि जब जब तुमको वीट को एक्स्ट्रा चाहिए था, फॉर दैट यू हैव सेक्रीफाइस, यू हैव ट्रांसफर द रिसोर्सेज फ्रॉम राइस टू वीट जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और जब ट्रांसफर कर भी रहे हो, जितने देर में कर रहे हो, तो ऑलरेडी वो रिसोर्स यहाँ पे यूज हो चुका थोड़ा सा, तो उस वजह से अब राइस में शिफ्ट होना पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट जितना लेट में कर रहे हो तुम्हारा कीमत बढ़ जा रहा है, मतलब कॉस्ट अधिक बियर करना पड़ रहा है ट्रांसफर करने में, रिसोर्स तुम्हारा ज़्यादा लग जा रहा है वहाँ जाने में। अब सर ये टाइप का लॉस भी लॉस। हाँ भाई, तुमने यहाँ पे देखो क्या है, तुम 6 सेक्रीफाइस कर रहे हो उस एक वीट को पाने के लिए। क्यों? तुमने यहाँ पे, अब सोचो, इमेजिन करो ना, इस कॉम्बिनेशन में खास क्या था, तुमने अपने रिसोर्सेज को कितना अधिक यूज कर लिया था राइस के लिए, अब इन बिटवीन तुम उसको शिफ्ट करना चाहते हो वीट के लिए, तो पॉसिबल तो है, बट वहाँ तुमको कितना नुकसान करना पड़ेगा, अपने उस राइस को हटाना पड़ेगा तब वीट लाओगे। तो एक तरह से क्या है, हमारा ये कीमत कॉस्ट बढ़ जा रहा है। अब यही सब जब पढ़ते हो तो जो मैंने यहाँ टर्म लिखा था MOC, जो शॉर्ट फॉर्म होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये यहाँ पे अब आएगा टर्म MOC। ये क्या होता है कि हमने एक्चुअली कितने का कॉस्ट किया, मतलब एक्चुअली द अमाउंट ऑफ कॉस्ट बियर्ड टू गेट मोर ऑफ अनदर गुड्स। दूसरे गुड्स को अच्छे से ज़्यादा पाने के लिए हमने कितने का कीमत चुकाया। यहाँ देखो, हमने हर बार पहले सेक्रीफाइस, ये पहला डैश होता है, यहाँ पे वीट को पाने के लिए हमने कितना राइस को सेक्रीफाइस किया, 1। हमने एक और वीट पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया राइस को, 2। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है क्या? ये बेसिकली वो फिगर है जो तुमने सेक्रीफाइस किया है टू गेट द मोर ऑफ वीट। और याद रखना, रिसोर्स तो ट्रांसफर हो पा रहे हैं, रिसोर्स यहाँ से वहाँ हो पा रहे हैं, तो ये और हम लोग का लॉस। और इसको बढ़ाने के लिए तुम इसको डिक्रीज करा रहे हो, भी ठीक था, बस फर्क क्या है, इसको बढ़ाते वक्त तुमने इसको अधिक से सेक्रीफाइस किया, मतलब पहले 1 सेक्रीफाइस किया, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। अब आता है एक आखिरी टॉपिक, वो क्या है जो वहाँ तुमने लिखा हुआ है MRT, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा G। ये क्या होता है भाई? हाँ, तो पहले फुल फॉर्म क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है समझ दो, फिर यहाँ पे आते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफर हो रहा है राइस का वीट के लिए, ये किस रेट से हो रहा है, उसी को बोलते हैं MRT। MRT क्या होता है? द रेट एट विच, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, द रेट, ये एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का, द रेट एट विच वन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, नहीं, नॉट गुड्स, द रेट एट विच resources is being transferred from one goods to another goods
टू गेट मोर ऑफ अदर वन। मतलब यू हैव सेक्रीफाइस, इसको ऐसे कह सकते हो, द रेट एट विच resources is being transferred from one goods to another one, or you can say the rate at which क्या हो गया आयुष, सॉरी हर्ष, क्या हो गया बताओ क्या चीज, एक मिनट रुकोगे। द रेट एट विच one goods is sacrificed for getting more of other one। दूसरे को अधिक पाने के लिए जिस रेट पे सेक्रीफाइस करते हो किसी एक गुड्स को, यहाँ पे क्या था, वीट को पाने के लिए हमने राइस सेक्रीफाइस किया था, तो ये जो जिस रेट पे हो रहा है दैट इज एमआरटी, और इसका फॉर्मूला क्या था, एमआरटी का डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा जी। ये एस क्या है, कितने से सेक्रीफाइस किए और कितना गेन किए, वो होता है एमआरटी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो पहला डैश होता है, हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया वन राइस टू गेट वन वीट, ये लगा इस टू, तो वो फ्रैक्शन बन गया, वन राइस फॉर वन वीट। यहाँ हमने 2 राइस सेक्रीफाइस किया टू गेट द 1 वीट, यहाँ हमने 3 राइस सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 वीट, 4 राइस 1 वीट, 5 राइस 1 वीट, 6 राइस फॉर 1 वीट। तो ये जो रेट है, ये रेट क्या बताता है कि हमने अपने राइस को, वीट को पाने के लिए कितने से सेक्रीफाइस किया है राइस को। अब तुम कुछ ऑब्जर्वेशन करो, 1 by 1 कितना होता है, 2 by 1 2, 3 by 1 3, तो मतलब ये जो अमाउंट आएगा सॉल्व करने पे 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, और विच इंडिकेट कि ये जो एमआरटी है, जो एमआरटी का वैल्यू है, जो एमआरटी का ये कौन सा वो तो लैंग्वेज है जी, जो एमआरटी का वैल्यू है वो यहाँ तुम्हें कैसे दिख रहा है, इंक्रीजिंग, है ना। और यहाँ जो एमओसी है, एमओसी वो भी तुम्हें कैसे दिख रहा है, उसका जो अमाउंट है कैसे दिख रहा है, तो तेरा चला गया, कहाँ तुम्हें डिक्रीज दिख रहा है जी। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा दैट एमओसी और एमआरटी दोनों नॉर्मल केस में एज पर पीपी कर्व के कॉन्टेक्स्ट में क्या होते हैं, इंक्रीज। और अब सब कुछ कनेक्ट करो। अब देखो पीपी कर्व एक्चुअली क्या बताता है, बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उन 2 गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को ही ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कर्व बनता है, उसको बोलते हैं पीपी कर्व। दैट पहला बात। दूसरी बात, अब जब कर्व बनाओगे तो वहाँ पे कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, बात प्रोडक्शन को हो रहा है, जहाँ पर रिसोर्स क्या थे हमारे, फिक्स्ड एंड लिमिटेड, तो उसमें तुम बढ़ा सकते नहीं हो रिसोर्सेज को, तो तुम्हें उतने में ही काम चलाना है। तो अगर तुम वीट को प्रोडक्शन कर ही नहीं रहते और सारा रिसोर्स डाइवर्ट किए थे राइस की तरफ, अब जब वीट को बढ़ाने का सोचोगे, मन बनाओगे, तो यू हैव टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज फ्रॉम राइस टू वीट। एंड जितनी बार ये ट्रांसफरिंग करते हो, ईच कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो जो ट्रांसफर का कॉस्ट है वो क्या हमारा हो रहा है, और उसी ट्रांसफर वाले कॉस्ट को जिसको हम एमओसी बोलते हैं, जब उसको कन्वर्ट करते हो रेशियो के फॉर्म में, वो हमारा क्या बन जाता है। और एज पर रूल्स के हिसाब से, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है एंड जितनी बार तुम ट्रांसफर करते हो लेट में, एफिशिएंसी घट जाता है तो कीमत बढ़ जाता है ना। तो वो जो हमारा एमआरटी है, जो ट्रांसफर करने का कह सकते हो कॉस्ट कह सकते हो, या फिर कीमत कह सकते हो, जो हम चुका रहे हैं ट्रांसफर करने का, वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो मतलब इन पीपी कर्व कॉन्टेक्स्ट में, पीपी कर्व कॉन्टेक्स्ट में जो एमआरटी होता है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। याद रहेगा, पीपी कर्व के कॉन्टेक्स्ट में एमआरटी कैसा होता है, इंक्रीजिंग। अब यहाँ देखो, ये जो मैंने बनाया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है, इसको रब करने जा रहे हम, तो ये तो मैं समझाने के लिए था, ये 1 मार्क्स में आता है। अब तुम्हें इसका पढ़ना पड़ेगा डायग्राम, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है वही तुम्हारे इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करा देगा। क्योंकि अभी तक तुमने इस टॉपिक को कैसे पढ़ा है, थ्योरेटिकली, डेफिनेशन, अजम्पशंस, टेबल, एमओसी, एमआरटी जो इसमें इंक्लूडेड टॉपिक थे। जब इसका तुम डायग्राम बनाओगे इस पूरे अपने हमारे टॉपिक्स का, तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यस मुलेटिव रवि,
हाँ लेट हो रहा है, बोलो, वेट करो 2 मिनट लिए सिर्फ। देखो होता क्या, तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो राइस को वीट को जहाँ रखो, इट्स ऑल अप टू यू। चलो हम कोशिश करते हैं, वीट को यहाँ रखते हैं हम लोग नीचे और राइस यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों, बिकॉज राइस का वैल्यूज बड़े बड़े है ना, तो उसको रखो वाई एक्सिस पे। और 21 तक गया है तो 0 4 8 12 16 20 एंड 24 नंबरिंग के स्केलिंग किए सिर्फ। और वीट में 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अब आई बिलीव तुम लोगों ने 10th ढंग से पढ़ा होगा मैथ, है ना, और प्लॉटिंग करना आता ही होगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखो 0 पे कितना है 21 तो जब 0 पे 21 प्लॉट करोगे पता ही कहाँ मिलेगा 0 20 0 पे वीट 0 है एंड ये 21 यहाँ कहीं आएगा, इसको हम ए नाम देते हैं। कितना 1 पे है 20 तो 1 पे 20 कहीं यहाँ पे आएगा, फिर 2 पे 18 3 पे 15 4 पे 11 5 पे 6 एंड 6 पे 0 तुम्हें इन सब डायग्राम्स को मतलब जो बना स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर देना है। जब कनेक्ट करोगे थोड़ा टेढ़ा जा रहा है और तुम्हें बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा हो, बिकॉज मेरा ये जो बोर्ड है ग्रीन बोर्ड सॉरी वाइट बोर्ड, ये थोड़ा अनइवन है। जब बनाते हो ग्राफ पेपर पे तो तुम्हें एक्चुअली एक्यूरेटली क्या दिखेगा, एक प्रॉपर कर्व दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बना दे कम फेयर तरीके से, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम। ये यहाँ तो बन नहीं पाया उस तरीके से, बट ये जो डायग्राम बनता है वो एक्चुअली ऐसा बनता है। कैसा बनेगा, और इसको एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं क्या, 12th पहुँच गए तुम्हें, बट याद है क्या, कॉनकेव कर्व। जो मतलब जो पीपी कर्व होता है वो कैसा होता है, और कॉनकेव के पीछे जो रीजन है वो उसके स्लोप की वजह से है। यहां भी तुम्हारा दिख ऐसा रहा है, बट इसको मगर सही कर दे फिलहाल। देखो ऐसा बनेगा, सॉरी कुछ ऐसा बनेगा जहां पे ए बी सी डी ई एंड कितना पॉइंट था एफ और जी, तो इस तरह सारे पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो ये भी कॉनकेव ही बनना था, मैंने अपने नोट्स में प्रॉपर्ली बना के दिखाया हुआ है, तो कॉनकेव बन जाता है। अब होता ये है ना, ये कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि जो उसका MRT स्लोप था, MRT स्लोप, उसका जो कंडीशन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। जस्ट बिकॉज MRT इंक्रीजिंग है इसीलिए वो स्लोप कॉनकेव बनता है। चाहो तो इस तरह भी देख सकते हो, ये देखो दिखा रहा है सिर्फ समझाने के लिए। मान लो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे और यहाँ पे और एक और पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट लिया है। ये देखो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे, अब पता है अच्छी बात क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करना कि क्यों MRT इंक्रीजिंग है और क्यों कॉनकेव ही बना। ये देखो हमने इतना सेक्रीफाइस किया, डिक्रीज कराया इतने को पाने के लिए, फिर हमने देखो ये मान लो हो सकता है, मान लो रहा होगा ये 10, ये हो गया मान लो 8, ये मान लो रहा होगा 1, ये हो गया 2। अब उसके बाद 8 से हमने डायरेक्टली कहाँ पहुँच गए, 5, बहुत नीचे आ गया। मतलब पहले डिक्रीज किए 2 से, अब डिक्रीज करें 3 से, तो हमने डिक्रीज और कर दिया, लेकिन स्टिल हमने कितना पाया, सिर्फ 1 ही पा रहे हैं। मतलब हमारा एडिशन तो एक हो रहा है, बट जो डिक्रीजमेंट है वो ज़्यादा से हो रहा है। तो जब भी ऐसा कभी केस होता है तो ऑलवेज डायग्राम कॉनकेव ही बनता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉनकेव बनने का कारण क्या था कि जो डिक्रीजमेंट है टू गेट मोर ऑफ वन ऑफ अदर गुड्स, दैट डिक्रीजमेंट अमाउंट इज हाई, हम अधिक से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट्स वाई MRT इंक्रीज हो रहा है। और MRT इंक्रीज है तो MRT के इंक्रीज की वजह से ये कैसा बन रहा है, कॉनकेव। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था अबाउट पीपी कर्व जो भी मेरे पर बताया बोर्ड पे, ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट था। मतलब कि जब तुमसे एग्जाम में आएगा ना कि एक्सप्लेन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपी कर्व, जहाँ पे तुम डेफिनेशन, डायग्राम, टेबल, अजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन बताते हो, तो वहाँ पे इतनी बातें करोगे। हाँ, MOC एंड MRT
ये तुमसे हो सकता है सेपरेटली पूछे, मान सकते हैं हम। बट अब इसके बाद हमारा ये जो 3 हेडिंग्स है जो बहुत छोटे से हैं, मेन टाइम लगता है पीपी कर्व को प्रॉपर्ली बताने में, इस तरह से एज अ होल बताने में। अब जो प्रॉपर्टीज है बड़ा सिंपल है, जो से कंडीशन है और भी सिंपल है, एंड जो चेंजेस वो और सिंपल है। बट पहले इतना उतारूं। ओके बेटा, अब यहाँ ध्यान दो। अभी हमने बेसिकली डिस्कस किया है बहुत, अभी टाइम देख लेते हैं, चला गया 40 मिनट्स। टाइम इसलिए गया इतना लंबा बिकॉज हम डिटेल में बारीकियों में सब बता रहे थे। अब इसको वाइंड अप करते हैं लास्ट के 3 टॉपिक से, जिसका नाम क्या था? हमें पीपी कर्व का पढ़ना पड़ता है कुछ चीज़ें और, वो क्या है? पहला प्रॉपर्टीज। सर कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी तो होते हैं ना, जैसे न्यूमेरिकल में एम्मा। न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, निश्चित रहो। वो ज़्यादा बनते नहीं, न्यूमेरिकल पहले बनते थे, अब रेयरली बनते हैं। बट अभी हमारा कंसर्न किस पे है? टॉपिक समझने पे फिलहाल, ठीक है ना। जब प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे पीपी कर्व के लिए, तो उस प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले डायग्राम दोबारा रिकॉल करो, याद दिलाओ। इसका जो डायग्राम था पीपी कर्व का कुछ ऐसा था, हाँ ना? जो कैसा बनता है? कॉनकेव टू ओरिजिन। यहाँ से ही तुम्हारा बनता है प्रॉपर्टी का नाम, और एग्जाम में सवाल आता है 3 नंबर के लिए। 2 प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट पीपी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट पीपी कर्व इज, क्या होता है ये? कॉनकेव टू ओरिजिन। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज याद कर लो, ये हेडिंग है। अब तुम्हें इसका रीजन लिखना होता है, दैट व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मेरे डाउनवर्ड क्या होता है? नीचे आना। देखो ये देखो, इस तरह वो नीचे आ रहा है ना, मतलब जब भी डायग्राम नीचे आता वो दिखे। अब देखो एग्जांपल दे रहे हैं, ये देखो, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, और ये भी नीचे आ रहा है। फिर ऊपर कौन सा जाता है? देखो अगर ऊपर की बात करें, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो हमें बात करना था कि वाई इट इज डाउनवर्ड स्लैपिंग, मतलब नीचे क्यों आ रहा है। तो उस केस में इसका जो रीजन लिखोगे बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम अगर इस कंडीशन में दिख रहा है कि वो डाउनवर्ड है, तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो एक ही होता है। वो क्या होता है? कि वहां पे इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में? बिटवीन द गुड्स। यहां जो तुमने 2 गुड्स लिया है, मान लो गुड एक्स एंड गुड वाई, इन दोनों गुड्स के आपस में जो रिलेशन कैसा है? इनवर्स। और ये इनवर्स क्या होता है? कि अगर x को बढ़ाओगे तो y घटाना पड़ेगा, अगर x घटाओगे तो y बढ़ेगा। तो दिस केस इज कॉल्ड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक साथ घटेंगे, दोनों साथ बढ़ेंगे नहीं, कोई एक घटेगा दूसरा क्या होगा? अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है बिकॉज, इसलिए वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अब सवाल है इनवर्स भी क्यों है? ये तो मैंने बता दिया कि भाई इनवर्स है बिकॉज इसलिए डाउनवर्ड होता है, बट इनवर्स भी क्यों? यहाँ पे जो रिलेशनशिप है रिसोर्सेज बिटवीन द गुड्स, इनवर्स क्यों होता है? क्योंकि जो गुड्स के ऊपर जो रिसोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं? बस खत्म, इसका आंसर है। लिमिटेड होना ये एक दिक्कत है भाई। जब अगर दोनों अधिक होता अनलिमिटेड, तो ये भी बढ़ाओ क्या दिक्कत है? बट बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, तो अगर y अधिक चाहिए तो मैं x में वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि हमें रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है? ट्रांसफर करना होता है। तो अगर ये बढ़ाना है तो हमें फोर्सफुली y क्या करना होगा? घटाना ही होगा। और जहाँ ये दिख जाए रिलेशन, एक बढ़ा दूसरा घटा, तो इंस्टेंट समझ जाओ वहाँ पे जो रिलेशन कैसा बना? इनवर्स। और इकोनॉमिक्स में इनवर्स का मतलब होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनना तय है। तो ये 2 पॉइंट तुमको लिखने पड़ेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे। अब आ जाओ सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि हमारा क्या है? इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन। किसी भी डायग्राम का कर्व कैसा होगा, यानी कि कॉनकेव। ये कॉनकेव क्या बताना चाहता है? कि उसका कर्व कॉनकेव होता है। ये देखो, ये कॉन्वेक्स है, ये स्ट्रेट है, सॉरी ये कॉनकेव है, ये स्ट्रेट है, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स। तो हम यहाँ पे कॉनकेव ही क्यों बना? क्योंकि ये जो डिसाइड होता है किसी डायग्राम का कर्व, वो डिपेंड करता है उसके स्लोप पे। और जो स्लोप ऑफ पीपी कर्व होता है उसका नाम क्या होता है? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वो MRT अपने आप में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर्व का एंगल या
स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। तो बिकॉज एमआरटी हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग था हमारे इस क्वेश्चन में या पीपी कर्व के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंक्रीजिंग एमआरटी के वजह से कॉनकेव बनता है। और इंक्रीजिंग क्यों था यहाँ हम अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफ़र करते वक्त हम जितनी बार आगे ट्रांसफ़र करते हैं हमारा कॉस्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र करने की कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो वो एमआरटी इंक्रीज क्यों होता है वो तुम यहाँ देख चुके हो, बस यहाँ याद रख लो कि कॉनकेव के पीछे रीजन क्या होता है, उसका अपना स्लोप दैट इज एमआरटी, एंड वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। याद रहेगा, चलो बढ़िया। इसके अलावा तुमको यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी एग्जाम में भी आ सकते हैं, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है पढ़ लो। वो क्या है, पहला इमेजिन करो कि एमआरटी जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था वो अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, ये क्या बनता है, तो कॉनकेव बनता है। बट वही एमआरटी अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पे इन रियल लाइफ, बट ठीक है 1 मार्क्स में आ सकता है। लास्ट, अगर वही एमआरटी सेम रहे, मतलब कि मतलब 1 वीट बढ़ाए 1 राइस घटा, 1 वीट फिर बढ़ाए 1 राइस घटा, मतलब ये कांस्टेंट सेक्रीफाइस चल रहा है, ट्रांसफर चल रहा है, तो सेम रेशियो है 1 1 1 1 करके नीचे तक 1 1 है। तो ऐसे केस में जो डायग्राम बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। अब जिसको दिक्कत, ये 3 वर्ड मैंने क्या ही लिख दिया, तो इसका लुक ऐसा दिखता है, कॉनकेव ऐसा, कॉन्वेक्स ऐसा एंड स्ट्रेट ऐसा। याद रहेगा। हमारा जो मेन पीपी कर्व का रीजन होता है कॉनकेव का, तुम्हें ये याद रखना है, बट बाकी 2 भी पढ़ लो बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क्स में दिया जाता है। अच्छा एक चीज़ और भी है, हमने कंडीशन में एक कंडीशन और पढ़ा था, याद है, वो कंडीशन क्या था, दैट जो पीपी कर्व है वो इंडिकेट करता है फुल एफिशिएंसी को, फुल कि वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज या वेस्ट नहीं हो रहे हैं, इन शॉर्ट, है ना। तो इसका मतलब कैन वी से कि अगर हम एक पीपी कर्व की बात जब करें दोबारा से, तो कैन वी से दैट इन दैट केस जो भी पॉइंट यहाँ पे होंगे इस पीपी कर्व के ऊपर, लाइक ए बी सी डी और ई, इन सभी कॉम्बिनेशन को हासिल कर पाना मुमकिन है। मतलब ये बोलना चाह रहे हम कि ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, डी और ई और एफ जो भी और लिखोगे, इन सब कॉम्बिनेशन को पाना, कॉम्बिनेशन को अचीव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है। वी कैन अचीव दिस कॉम्बिनेशन जस्ट बिकॉज इट लाइज ऑन द पीपी कर्व। और ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सब हमारे रिसोर्सेज के विदिन में हो जाएंगे, तुम जो भी पिकअप कर लो, है ना। और अगर मैंने कोई पॉइंट अंदर लिया एफ जी, तो ये जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज एफ और जी, ये भी हमको पाना पॉसिबल है क्योंकि हमारा क्या ये विद इन द रिसोर्सेज के लिमिट में आता है, ये भी पा सकते हो। बट इमेजिन कोई ऐसा केस हो जाए जहाँ पे कोई ऊपर बाहर कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे और भी बाहर से सकते हो, तो क्या ये एच और आई जो बाहर चले गए क्या इसको पाना पॉसिबल है? जब रिसोर्स लिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्स आगे है ही नहीं, तो क्या हम इस लाइन के आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बाहर वाले कॉम्बिनेशन है तुम इसको सोच सकते हो बट इसको पा नहीं सकते हो। ये कुछ वैसी है कि मेरे पास एक लैंड जितना है उससे बन सकता है 100 किलो गेहूं वीट, और हम बनाना चाहते हैं 200 किलो, कैसे पॉसिबल है भाई? जब तुम्हें ज़मीन ही इतना लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, कैसे हो पाएगा? तो मतलब जो पॉइंट बाहर चला जाता है वो होता है नॉट पॉसिबल, है ना। इस कॉम्बिनेशन को पाना मुश्किल होता है। बोलो एफ जी हम लोग को कैसे बनेगा अगर हम लोग को पूरी तरह से, तो उसमें हमारा रिसोर्सेज बचेगा। हाँ तो हम लोग को ठीक है बचेगा, अलाउ नहीं है, बट स्टिल पॉसिबल तो है ना कि वो पा जाओगे एट द एंड ना। बस इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मेरा घर 5 तल्ले का, हम काम कर रहे हैं एक ही फ्लोर पे, बाकी 4 पड़ा हुआ है, तो वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, यही ना होगा। बट वो भी है हमारे पास ऑप्शन कि हम एक पे ही काम करें। बट जो बाहर चला गया ये हमारे लिए क्या है, तो इसको में एक वर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल। और जो ऊपर वाले इसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल। हाँ बिल्कुल, ये वर्ड भूलना मत, ऐसे 1 मार्क्स में सवाल बनते हैं। ये हम जितना बता रहे हैं अब ये बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। मेन हमारा टॉपिक कौन सा था? पीपी कर्व का शॉर्ट नोट, जहाँ तुमने क्या क्या पढ़ा था? डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और शेड्यूल, अजम्पशंस। और एक और मैं पढ़ा था वो जो 1 मार्क्स में आ सकता है, एमआरटी क्या होता है, एमओसी क्या होता है,
बाकी सबको तुमने कनेक्ट किया था। अब जो ये पढ़ रहे हो प्रॉपर्टीज भी हमारे मोस्टली काम में आता है, बट अब जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। इसमें एक आखिरी एक्स्ट्रा और है जिसका नाम क्या है, लाइन चला गया, लाइन सीधा नहीं है ना, चेंजेस। देखो हम पता है पीपी कर्व के डायग्राम में जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है पीपी कर्व, इसके डायग्राम को हम चेंज कर सकते हैं बड़ा आसानी से। पता कैसे, ये जो डायग्राम था इस तरीके से, इस डायग्राम को चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल है। पता कैसे, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आगे ले जाओगे या पीछे या इधर या इधर या फिर यहाँ या फिर यहाँ, इतने ही पॉसिबल हैं एक पीपी कर्व को चेंज करने का। जब भी तुम इस तरह करते हो ये डायरेक्शन इस वाला, तो इसको हम बोलते हैं चेंजेस इन पीपी कर्व। इसका नाम क्या है बता देते हैं हम। देखो हाँ, इसको हम चेंजेस से बजाय शिफ्ट भी कह सकते हैं, शिफ्ट इन पीपी कर्व। शिफ्ट का मतलब जहां पे हमें बेसिकली दोनों में एक साथ चेंज देखने को मिले। दो मतलब क्या होता है, यहाँ दो गुड्स है ना, गुड एक्स एंड गुड वाई। जब हम बोथ गुड्स में चेंजेस करें, बोथ गुड्स में चेंजेस करते हैं तो वो होता है शिफ्ट। और ये चेंजेस बहुत नॉर्मल है। ओए गिर गया, सॉरी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दो होते हैं पॉसिबल। पहला, या तो तुम चेंज करोगे इंक्रीज वे में, या दूसरा ये डिक्रीज। इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, जो बोथ गुड्स हैं, मान लो एक्स और वाई दोनों डिक्रीज कर रहे हो, और इसमें दोनों क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तो इनका जो डायग्राम कैसा बनेगा बस एक बार देख लो। ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है 1 ही मार्क्स का, तो बस बता दे रहे हैं ताकि 1 मार्क्स जब आए तो वो आराम से सेलेक्ट कर पाओ। इसमें क्या होगा ना, देखो अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो डायग्राम इसका पीछे आ जाएगा अंदर ऐसे। और ये पता है क्यों होता है, रिसोर्सेज का घट जाना, डिक्रीज हो गया रिसोर्सेज तो पीछे आएगा। दोनों अगर आगे जा रहा है इंक्रीज, तो ये क्यों होता होगा, दोनों गुड्स हमारे क्या होंगे, इक्वली बढ़े होंगे। एंड एक और चेंज है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं सुनो बताओ, रोटेशन, जिसमें कि दो आते हैं, या तो वो हो रहा होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, या वो हो रहा होगा, इसमें ये होता है ना कि कोई एक ही गुड्स घट बढ़ रहा है। जब तुम एक्स की बात कर रहे हो तो सिर्फ एक्स वाला जो गुड्स है वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। जब यहाँ वाई की बात कर रहे हो, वाई मतलब जो वाई पे गुड्स रखते होगे वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। और ये ध्यान देना, जब यहाँ पे सिर्फ एक्स को जब चेंज कर रहे हो सिर्फ, तो यहाँ वाई क्या है, कांस्टेंट, यहाँ एक्स क्या है, कांस्टेंट। अब इसका जो डायग्राम है, मेरे पास स्पेस कम बचा है तो इसका जो डायग्राम है वो यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये से मिक्सअप मत करूँ। देखो इसका डायग्राम यहाँ बना दे रहे हम एंड इसका डायग्राम यहाँ बना दे रहे हम। ये सब 1 मार्क्स का है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा रहे हैं, बस एक ब्रीफ करके छोड़ना चाहते हम कि तुम्हें याद रहे कि सब चीज़ें होता है। और यहाँ इतना डायग्राम देके डरो मत, बहुत सिंपल है सब। जो हमारा नॉर्मल पीपी कर्व बनता है, फिर से बना के पहले रख लो अपने पास इस तरीके से। और बनाने के बाद कंडीशन देख लो कि किसकी बात कह रहा है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, वाई, तो वाई तो फिक्स हो गया, बस में किसको चेंज करना है, तो मतलब जो एक्स वाला है या तो इसको यहाँ ले आओ पीछे या आगे ले जाओ, तो कुछ ऐसा बनेगा, या तो आगे चला गया या फिर ज़्यादा आगे चला गया। अब ठीक है, फिर यहाँ पे कौन जाएगा, एक्स कांस्टेंट, ये तो फिक्स हो गया, तो इस बार इसको ऊपर या फिर इसको, तो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ तुम देखो मैंने एक्स क्या रखा है, कांस्टेंट, और वाई को ऊपर नीचे शिफ्ट किया। और पता है क्यों होता है कि इसमें ये हो रहा होगा, एक्स का रिसोर्सेज एज इट इज है, वाई का रिसोर्सेज घट रहा, बढ़ रहा है। बहुत सिंपल चीज़ था ये सब। देखो ये जितना डिस्कस हम लोग ने किया बीते 50 मिनट में, मेरे पास टाइम से लगा क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना था टॉपिक को 20 में रोकना बेवकूफ़ी था। और कल जितना पढ़े थे वो तो आसान टॉपिक्स था। इस चैप्टर 1 का यही हमारा टॉपिक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गलती भी करते हैं हार्ड लगता है। तो मैंने पूरी कोशिश किया इसको डिटेल में बताने का। अब वाइंड अप करते हैं। कल का 2 लेक्चर, आज का ही 3 हो गया ना। चैप्टर 1 इनफ है, इसके बियॉन्ड तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता।
न्यूमेरिकल पे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कोई नीड नहीं है। न्यूमेरिकल ऐसे बात करेंगे ना हम, एज अ होल जो न्यूमेरिकल आता है हाफ ईयरली एंड एनुअल में, उसको कलेक्टिवली बताएंगे एक बार में ही, अभी जरूरत नहीं है ऐसे पढ़ना सेपरेटली। और आखिरी चीज़, इस पूरे चैप्टर का जो नोट्स है बुक से मत पढ़ो, स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सवाल ये सब पूछता घुमा फिरा करके, तो बुक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम तुम्हें नोट्स दे देंगे, वहाँ से पूरा देख सकते हो, प्रॉपरली है, ठीक है। हम लोग का इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 1 हुआ है, हम कोशिश करेंगे चैप्टर 2 मूव करने का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्लस वो जो अकाउंटेंसी हम रोके हैं कहाँ तक, अकाउंटिंग क्वेश्चन तक, उसको मूव करेंगे जनरल फीस पे। अब वहाँ थ्योरी पार्ट भी है, बताया आगे बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है ना। चलो, हम लोग का चीज़ें बहुत सही चल रहा है, इसको देख लो ढंग से बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।